यूक्रेन रशियन वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, ऐसे ही कई सारे वॉर लड़े जा रहे हैं अलग अलग देशों में, जिनकी वजह से दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर की टेंशन बढ़ती जा रही है। इन सब वॉर्स के पीछे का एक ही कारण है, पावर। ऐसे ही एक कंट्री एशिया में है जो पावर तो छोड़ो, वो दुनिया भर में सुपर पावर बनना चाहती है। जी हाँ, इस कंट्री का नाम है चाइना, जिसने दुनिया भर की कंट्रीज के नाक में दम कर रखा है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करें तो उनको भी इसने अपने नीचे कुचला हुआ है। पर एक कंट्री है जिससे वो खुद परेशान है, वो है भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को अब तक मुंह तोड़ जवाब देता आया है। चाहे गलवान वैली का क्लैश हो या फिर लद्दाख में घुसपैठ, भारत ने हर वक्त चाइना को आड़े हाथों लिया है, जिस वजह से अब चाइना कभी भारत के राज्यों को अपने मैप में दिखा रहा है तो कभी इंडियन ओशन और भारत से सटे बॉर्डर्स पर कुछ न कुछ तनावपूर्ण स्थिति पैदा करता रहता है, जिस वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं साहब कि अब भारत और चाइना के बीच आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकता है। तो क्या होगा अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ जाएंगे? कौन कितना दमदार है इस जंग के लिए और कौन से देश होंगे किसके साथ, चलिए जानते हैं। देखिए, ये पहली बार तो नहीं है जब चाइना ने ऐसे भारत को पीछे से छुरा घोंपा हो। इससे पहले ये तब हुआ था जब चाइना के रूलर थे माओ जेडोंग। भारत और चाइना को 1947 और 1949 में इंडिपेंडेंस मिली। भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना के तुरंत बाद उसे मान्यता देने वाले देशों में से पहला देश बना था और 1950 में उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने वाला पहला नॉन कम्युनिस्ट देश बन गया था। 1950 के दौरान दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध थे, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई दोनों देशों के बीच मजबूत एकजुटता के प्रमुख समर्थक थे। मगर ये अच्छा समय ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सका और 1950 का एंड आते ही 1962 में इन दोनों कंट्रीज के बीच वॉर छिड़ गया, जिससे इनके बिलेटरल रिलेशंस को गहरी चोट पहुंची और इसके बाद इनके रिलेशन कभी भी सही नहीं हो पाए। इस वॉर में चाइना ने अचानक ही भारत पर हमला कर दिया था और एलएसी के डिस्प्यूटेड एरिया के पार अपने सैनिक भेज दिए। इस वॉर का मेन रीजन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर्स एरिया को लेके था। अब माओ जेडोंग हो या फिर शी जिनपिंग, ये दोनों ही चाल तभी चलते हैं जब इनका अपना औहदा अपने देश के लोगों में कम होते दिखाई देता है। 1962 की वॉर की अगर बात करें तो माओ के चीन में उनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीतियां एक विनाशकारी विफलता थी। इसके कारण 35 से 45 मिलियन चीनी लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पूरे चाइना में फेमाइन आ गया था और जो सोचा था ये उसके विपरीत हुआ। माओ ने सोचा कि सबसे अच्छा लोगों को इस मुद्दे से भटकाने का ये रहेगा कि अपनी आर्मी को एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ लड़ा दो और इसका सारा दोष उसने भारत पर डाल के अपनी आर्मी यहाँ वॉर के लिए भेज दी। अब उनकी ही राह पर एक और इंसान चल रहा है, वो है शी जिनपिंग। जी हाँ, जिसने एक टाइम अपनी स्पीच में चाइना को पावरफुल और रिच स्टेट बनाने का वादा किया था, मगर अब वहाँ की इकोनॉमिक हालत धीरे धीरे पस्त होती जा रही है, जिसकी वजह से वो अब भारत में हर बार कुछ न कुछ तनाव पैदा कर रहा है। मगर अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि आज का भारत आधुनिक बनता जा रहा है और वो अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। मगर क्या है वो अभी के सिनेरियोस जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 इन कंट्रीज के बीच में होने की संभावना है? देखिए, ये कहानी शुरू हुई 2020 के गलवान घाटी के क्लैश के टाइम, जब गलवान घाटी में इन दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कम से कम 20 भारतीय और 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। 1967 के बाद यहाँ से ये सबसे खतरनाक चीन भारत सीमा संकट पैदा होना शुरू हुआ। ये बॉर्डर डिस्प्यूट एलएसी के 3 सेक्शंस पर डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्शन में भारत का लद्दाख एरिया आता है और वहीं चाइना का तिब्बत और शिनजियांग एरिया। मिडिल सेक्शन में भारत की हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं और चाइनीज साइड पे तिब्बत। फाइनली ईस्टर्न पार्ट पे अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है। फर्स्ट और लास्ट सेक्शन सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड है, जहां पे दोनों देशों के अक्सर डिस्प्यूट देखे जाते हैं। इन सेक्शंस पे अब यहाँ पे ये दोनों देश अपना दबदबा बना रहे हैं। तिब्बत के वेस्टर्न सेक्शन की सैटेलाइट इमेजेस में साफ देखा जा सकता है साहब कि तेजी से वहां चाइना द्वारा कई सारी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रही है। श्याओकांग गांव जो कि बॉर्डर के पास पड़ता है, वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रीसेटल करवाया गया। इस गांव में कई सारे घर, रोड्स, पब्लिक सर्विस फैसिलिटीज जैसे कि सुपरमार्केट्स, स्कूल्स और पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं और इसके साथ वहां 5G कनेक्टिविटी इस पूरी जगह बिछाई जा रही है। चाइना की सरकार इसको प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल ऑफ विलेजेस इन द बॉर्डर एरियाज
ऑफ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन कहती है। उसका कहना ये है कि वो बॉर्डर के लोगों को सुविधाएं देना चाहती है, मगर इन विलेजेस में कई सारे उनके ही ट्रूप्स रह रहे हैं। अब तक 112 तिब्बतन बॉर्डर पर 628 गांव इन्होंने बना दिए हैं। वैसे इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पब्लिकली चाइना द्वारा नहीं बताई गई, मगर इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से इन्होंने कुछ गांव अरुणाचल प्रदेश के पास बनाए हैं, जो कि एलएसीज के ईस्टर्न सेक्शन के इंडियन टेरिटरी के 4.5 किलोमीटर के अंदर आते हैं। ये सारे गांव बीजिंग को टेरिटोरियल कंट्रोल में सक्षम बनाते हैं, जो सीसीपी की सिविलियन मिलिट्री फ्यूजन पॉलिसी कहलाता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तिब्बती चरवाहों को सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों के रूप में पीएलए और सीसीपी यूनिट्स के साथ तैनात किया जाता है। इन एरियाज पर अपना दावा करने के लिए कई बार वैसे ये लोग चीनी झंडे भी लगाते हैं। इन्हीं गांव में पीएलए रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलता रहता है, ताकि वो रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स भी इस एरिया में बना पाए। इसके साथ एलएसी के पास चाइना एयर बेसिस, हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस साइट्स बना रहा है। ये सब वो इतनी तेजी से डेवलप कर रहा है कि हर साल ये दोगुनी हो रही है। बस इतना ही नहीं, वो एलएसी के वेस्टर्न सेक्शन पर एक मेजर हाईवे G695 बना रहा है, जो कि तिब्बत और शिनजियांग को कनेक्ट करेगा। 2035 में पूरा होने के बाद ये हाईवे एलएसी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ही दूर होगा। ये डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन से गलवान वैली से होके पैंगोंग त्सो लेक तक फैला होगा, जो कि सीसीपी के लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस के प्लान के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। 2022 के सैटेलाइट इमेजेस से ये भी पता लगता है कि यहाँ पर नया पीएलए हेडक्वार्टर भी बनाया गया है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स के लिए सिक्योर स्पेस और वेपन्स के लिए शेल्टर्स भी बनाया गया है। इसके साथ ही न्यू रेडोम बनाया जा रहा है, जो कि नॉर्थ लेक के माउंटेन पीक पर सिचुएटेड होगा, जिसको सिग्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन या फिर रडार सिग्नल के लिए यूज किया जाएगा। 23 किलोमीटर बॉर्डर पर चाइना एक ब्रिज बना रहा है, जो कि पैंगोंग त्सो से नॉर्थ बैंक को कनेक्ट करता है, जो भारत के लद्दाख एरिया में आता है। ये ब्रिज पीएलए ट्रूप्स को एक एडवांटेज देगा भारत के खिलाफ, जो कि भारत के लाख मना करने पर भी ऐसे ही कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। मगर चाइना के बार बार इंटरफेरेंस के जवाब में भारत भी अब बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और आर्मी के जवान तैनात कर रहा है। 2020 के बाद से भारत ने एलएसी पर तेजी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, जिसमें वो डुअल यूज कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ईस्टर्न सेक्शन में ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है, जो कि 2000 किलोमीटर की सड़क है और मैकमोहन लाइन तक जाएगी। ये हाईवे भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगा और ये तवांग से होकर गुजरेगा और म्यांमार के पास विजयनगर में समाप्त होगा। ये हाईवे एलएसी के 20 किलोमीटर के पास होगा और 2027 तक साहब इसके कंप्लीट होने की संभावना है। ये रोड इंडियन आर्मी ट्रूप्स और उनके इक्विपमेंट की मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा इन खतरनाक वैलीज के बीच में, जहां पर रग टेरेन और हार्श क्लाइमेट है। इसके अलावा अरुणाचल में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे ट्रांस अरुणाचल हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि एंटायर स्टेट लेंथ तक फैला होगा और साथ ही कई सारी स्मॉलर रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, एयर बेसेस एंड हेलीपोर्ट्स तक कनेक्ट किया जाएगा। एक बार बनने के बाद ये 12 किलोमीटर लंबा सेला टनल एक स्ट्रैटेजिक ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग और नियर बाय एलएसी के एरिया को देगा। भारत सरकार ने एलएसी के साथ 2967 गांव में विकसित करने के लिए $600 मिलियन का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया है साहब। ये प्रोग्राम सीसीपीज वेल ऑफ विलेजेस इनिशिएटिव को काउंटर अटैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पब्लिक सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर सेंटर्स बनवाए जाएंगे। इसके पहले चरण के दौरान 2023 से 2026 तक यहाँ 662 गाँव का निर्माण किया जाना है। चाइना ने कई बार अरुणाचल प्रदेश के एरियाज के नाम भी चेंज किए हैं, जिनको वो अपना हिस्सा अक्सर बताता रहता है। भारत ने भी इसके जवाब में अरुणाचल और अक्साई चीन को अपने देश का हिस्सा हर जगह बताया, जिस वजह से चाइना कई बार बौखलाया हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद वो बॉर्डर पर और ज्यादा घुसपैठ बढ़ा रहा है। खाली लैंड ही नहीं, सी में भी चाइना इंडिया के एरिया को घेरने में लगा है, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। इसमें वो इंडियन ओशियन पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और भारत के आसपास की कंट्रीज में एयर बेसेस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। भारत ने भी इसको काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, जिसमें भारत भी इंडियन ओशियन पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर बना रहा है।
इन सब चाइना की हरकतों की वजह से ही बार बार ऐसे चांसेस बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस इनके बीच बढ़ सकते हैं। आप अभी चल रहे वॉर पे भी अगर नजर डालेंगे तो वहां भी वॉर की सिचुएशन इसलिए ही बनी क्योंकि उनकी टेरिटरी में दूसरा देश घुस रहा था। इसलिए अगर ये वर्ल्ड वॉर होती है तो किसकी सेना किस पे भारी पड़ेगी और कौन ज्यादा इक्विप्ड है, ये भी वॉर में एक कंट्री को एडवांटेज देता है। इन दोनों कंट्रीज की मिलिट्री को अगर देखें तो भारत को चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में देखा जाता है। चाइना एशिया में वो देश है साहब जो डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। 2023-2024 में जहां भारत ने $73.9 बिलियन का बजट अलोकेट किया, वहीं चाइना ने $229 बिलियन अपने डिफेंस के बजट के लिए अलोकेट किया। जहां न्यूक्लियर अटैक की बात आती है, वहां इन दोनों देशों के बीच नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी अग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि ये वॉर लैंड, एयर और सी में ही लड़ा जाएगा। इन 3 एरियाज में दोनों देशों की ताकत देखी जाए तो आपको कहानी काफी दिखाई देगी। इसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं कि कैसे दोनों देश यूज करेंगे अपने मिलिट्री का एक दूसरे को हराने के लिए। देखिए, इन दोनों की एयर फोर्सेस को देखें तो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हैं और साथ ही दुश्मन को हराने में कैपेबल हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की यूनिट्स लैनसोहू मिलिट्री रीजन पे सिचुएटेड है, जो कि वहां से आके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे अटैक कर सकती है और चेंगडू मिलिट्री रीजन से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर सकती है। द लैनसो मिलिट्री पर J-11 और J-11B फाइटर्स, 2 रेजिमेंट्स ऑफ H-6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और ग्रैब बैग्स ऑफ J-7 एंड J-8 फाइटर्स हैं। मगर चाइना के शिनजियांग में कम बेसिस की वजह से लैनसो मिलिट्री रीजन खाली लिमिटेड एयर कैंपेन को सपोर्ट कर सकता है नॉर्दर्न इंडिया के खिलाफ। वहीं द चेंगडू मिलिट्री रीजन के पास एडवांस्ड J-11A और J-10 फाइटर्स हैं, पर वहां कुछ ही मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं, जिसकी वजह से उनका प्रभाव वहां कम देखने को मिल सकता है। मगर जरूरी नहीं चाइना को टैक्टिकल एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़े। भारत को डैमेज करने के लिए चाइना सप्लीमेंट कर सकती है अपनी एरियल फाइल पावर को बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें कि न्यूक्लियर, कन्वेंशनल और डुअल यूज बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, जो कि 2000 शॉट फायर कर सकती हैं। और इसके साथ ही मीडियम रेंज DF-11, DF-15 और DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत के बॉर्डर पर पोजीशन कर सकती हैं। अब वहीं इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो वो भी एक बेटर पोजीशन है। अगर हाईवे हमले की बात की जाए तो नई दिल्ली खाली 2013 मील्स दूर है तिब्बतन फ्रंटियर से, जिससे भारत अपनी ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लीट भेज सकता है, जिसमें कि 230 Su-30 Mk1 फ्लैंकर्स, 69 MiG-29S और मिराज 2000S शामिल हैं, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव है और यहाँ तो कई चाइनीज एयरक्राफ्ट से भी बेहतर है। भारत के पास इनफ एयरक्राफ्ट है साहब, जिससे वो 2 फ्रंट वॉर भी फेस कर सकता है, जिसमें वो पाकिस्तान से एयरफोर्स को भी आड़े हाथ ले सकता है। भारत इसके साथ ही आकाश मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी बना रहा है, जिससे वो एयर बेसिस और अदर हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा। हालांकि भारत फ्यूचर में वॉर को रोकने के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स की तारीफ कर सकता है, लेकिन उसके पास चीनी बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। शिनजियांग और तिब्बत से फायरिंग करने वाली चीनी मिसाइल भारत के उत्तरी हिस्से में बिना किसी डर के लक्ष्य को भेज सकती हैं। भारत के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा नहीं है और मिसाइल लॉन्चर का पता लगाने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए कंबाइंड एयर एंड स्पेस बेस्ड एसेट्स नहीं है। अब समुद्र की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच संघर्ष में निर्णायक मोर्चा होगा। इंडियन ओशियन में बैठा भारत चीन की नस पर स्थित है। इंडियन नेवी अपनी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और सरफेस शिप्स के साथ इजीली चाइना का ट्रेड फ्लो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच रोक सकता है। इस ब्लॉकेड को रोकने के लिए चाइनीज नेवी को कई हफ्ते लग सकते हैं अपनी यूनिट को असेंबल करने में, और फिर भी इंडियन ओशियन के हजारों वर्ग मील के एरिया में इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस एरिया से चाइना का 87% ऑयल आता है, जिसके कारण उसको ऑयल की कमी वॉर के टाइम झेलनी पड़ सकती है। चाइना इंडियन ओशियन में प्रेजेंस तो बना रहा है साहब, मगर इसमें अपर हैंड भारत का ही नजर आ रहा है। चाइना के पास खाली रेन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स विद हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स है, जिससे वो दिल्ली और दूसरे स्टेट्स पे हमला कर सकता है। इसके अलावा ऑन ग्राउंड बैटल की बात करें, जो कि दोनों देशों के बीच काफी खतरनाक दिखता है, मगर है उसका उल्टा। दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शंस रग्ड लोकेशंस पर सिचुएटेड हैं, जिसमें कम ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एरिया बनाया जा सकता है, जिस वजह से ये डिफिकल्ट बना देता है कोई मैकेनाइज्ड आर्मी वहां भेजने के लिए। बड़े पैमाने पर हमलों को तोप खाने से आसानी से रोका जा सकता है, क्योंकि हमलावर सेनाएं प्रसिद्ध घाटियों और पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरती हैं,
दोनों सेनाओं के विशाल आकार के बावजूद जमीन पर लड़ाई ना ज्यादा बड़ी होगी ना कम, जिसमें बहुत कम खोया या हासिल किया जाएगा। अब है तो ये वर्ल्ड वॉर, तो जाहिर है खाली दो ही कंट्रीज आपस में नहीं लड़ेंगी, बल्कि इनको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज भी इनकी मदद करेंगी। जहां यूएसए की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से उसके चाइना के साथ ताइवान को लेकर मतभेद जारी हैं, तो वो अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भारत का साथ दे सकता है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूके, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी भारत के कई सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं, जिस वजह से ये भारत के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। अपने पड़ोसियों की अगर बात करें तो पाकिस्तान चाइना का ही साथ देगी और उनके साथ कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी चाइना को ही आगे रखेंगी। रशिया शायद चाइना की ही मदद करे अगर यूएसए कहीं भी बीच में आता नजर आए तो, मगर उसके भारत से भी अच्छे रिलेशन रहे हैं तो हो सकता है कि वो न्यूट्रल भी रह सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत के तो सबसे अच्छे दोस्त यूएई और इजराइल बहुत बड़ी हेल्प दे सकते हैं, और वहीं ईरान और कई मिडिल ईस्ट देश चाइना को सपोर्ट देंगे। एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो जापान, साउथ कोरिया और भी कई देश भारत को टेक्नोलॉजी में हेल्प करने में सक्षम है। वहीं म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और ऐसे ही देश चाइना के साथ भी खड़े रहेंगे। तो ये था अभी के रिलेशनशिप्स के अनुसार दूसरे देशों का भारत और चाइना को सपोर्ट। बाकी आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसका साथ देगा और कौन इन दोनों देशों के बीच जीत पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कौन इस वर्ल्ड वॉर में जीतेगा और कौन सा देश अपने अकॉर्डिंग किसका साथ देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।